friends, I'm Dr. Ankita Singh Chakoria, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGRM with All India Rank 103. देखिए, आज का टॉपिक है बायोटेररिज्म। बायोटेररिज्म क्यों पढ़ाना मैंने मतलब कि क्यों डिस्कस करना जरूरी समझा, बिकॉज रिसेंटली ना रशिया ने बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, 5 मेंबर्स हैं उनमें से एक रशिया भी है, उसने मीटिंग बुला ली कि भाई, और ये कहा कि यूक्रेन में बायो वेपन पे कुछ एक लैब्स हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है, दैट टू विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसने मीटिंग बुला ली कि ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या था, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। यूनाइटेड स्टेट्स भी खड़ा हो गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूक्रेन में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा और मेरी मदद से तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो ना, जो बोलता है वो वही होता है। हर बार की तरह जैसे बचपन में एक गेम खेलते थे, लड़ाई हो जाती थी कि जो बोलता है वो वैसा ही होता है। तो यूनाइटेड स्टेट ने भी रशिया को ब्लेम कर दिया कि लिसन, तुम्हारे यहाँ ये सारे काम हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बायो वेपन पे काम चल रहे हैं, तुम्हारी नियत है कि तुम बायो वेपन का यूज करने वाले हो फॉर द बायो टेररिज्म, हम तो नहीं कर रहे हैं और ना यूक्रेन में हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज में चल रहा है, खींचातानी तो हमेशा अलग अलग टॉपिक्स पे चलती रहती है बिटवीन यूएस एंड रशिया, बट जो टॉपिक निकल के आया ना बायो टेररिज्म, बायो वेपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द होल वर्ल्ड, because we all are still suffering with facing, in fact not suffering, we are struggling with COVID-19, जो कि कहीं ना कहीं चाइना की दिमागी खुरापात थी, ठीक है। पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं। उसने एक छोटा सा टेस्ट किया कि देखते हैं वुहान से कैसे पूरे वर्ल्ड में इट हैज बिकम अ क्योर्स फॉर ऑल द वर्ल्ड, पता नहीं चला और अभी तक ये क्योर्स ही है, मतलब कि समस्या कंट्रोल में नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बायो वेपन्स बनने ही नहीं चाहिए, बनाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। गलत है, बहुत गलत है। तो वही मुझे लगा कि जो मेरे पास नॉलेज है क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, बायोटेररिज्म। Bioterrorism is such a terrorism that is initiated by or caused by bioweapon या biowarfare agent। अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को बायो वेपन, तो क्या आएगा कि वेपन तो समझ में आ रहा है ऐसे हथियार, ठीक है। बायो मतलब कुछ लिविंग से रिलेटेड है। तो अगर हम जैविक चीजों का उपयोग करें एक हथियार के तौर पे, और ऐसे हथियार जो कि एक मैसिव पॉपुलेशन को खत्म कर पाए, अफेक्ट कर पाए, ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं बायो वेपन या बायो वारफेयर एजेंट। क्यों बायो वारफेयर एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा वार है, ऐसा युद्ध है जिसमें कि हम बायोलॉजिकल चीजों को यूज कर रहे हैं, और तो और दे आर काइंड ऑफ साइलेंट, ये सीधा रिजल्ट शो करते हैं। मतलब आप गन वगैरह यूज करोगे तो सामने वाले एनिमी को दिखेगा, टैंक से मारने की कोशिश करोगे वो भी दिखेगा, बट बायो वारफेयर एजेंट ना आर इनविजिबल। आप चुपचाप अपना पानी की सप्लाई में छोड़ दो, है ना, खाने में मिला दो, किसी को दिख थोड़ा ना रहा है, उठ के बोलेंगे थोड़ा ना कि अरे मैं हूं तुम्हारे पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। वो दे आर साइलेंट, दे आर नॉट विजिबल, सीधा रिजल्ट मिलता है ना। बायो वारफेयर एजेंट, बायो वेपन्स की कुछ खासियत है यहाँ पे, क्या, दे आर डेडली, ऑफ कोर्स डेडली है तभी तो यूज हो रही है। दे आर कंटेजियस, मतलब कैन इजिली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और पर्सन से पर्सन ना होके भी एनिमल टू पर्सन भी हो जाते हैं, ठीक है। और या किसी दूसरे तरीके से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, मतलब कि दे लाइक अगर मिट्टी में ही है, या मान लीजिए कि लिफाफे में मैंने आपको बंद करके भेजना चाहा, ठीक है, तो उसके स्पोर्स इस तरह से एरोसॉल्स के फॉर्म में स्प्रेड हो जाए, तो भी डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ये बड़ी इजीली फैल सकता है। नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स मतलब अगर आपका युद्ध हो रहा है पुराने टाइम की, और ऐसे जो दिखता है जो युद्ध, तो वो युद्ध हो रहा है तो एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे ही होगा ना, मतलब ये इधर और इधर एनिमीज हैं, दोनों सामने सामने की सेना है, तो वो अपने फिजिकल जो भी उनके पास वारफेयर एजेंट्स उनसे लड़ेंगे। यहाँ बायो वेपन्स के कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, वुहान से शुरू हुआ था और पूरे दुनिया को इसने जकड़ लिया, तो कोई लिमिटेशन नहीं कर पाया कि मतलब चाइना खुद नहीं कोशिश, पता नहीं उसका खुद की मंशा थी या उसने गलती से पूरी दुनिया में फैल गया कि वो खुद अपने बॉर्डर तक उसको रोक नहीं पाया, फैल गया पूरे दुनिया में, ठीक है। तो इट हैव नो बॉर्डर्स।
इट कैन स्प्रेड वेरी रैपिडली। अगैन हम कोविड-19 के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ऑफ कोर्स इट इज वेक्टिव, जैसे कि मैंने बताया विजिबल नहीं है, इसके रिजल्ट सीधे दिखते हैं और रिजल्ट में आप सोचते रह जाओगे कि बंदे को उल्टी अगर हुई है, मान लीजिए किन्हीं बायो वेपन का अगर एक सिम्टम ये है कि उल्टी होना, लाइक लूज मोशन हाथ में होना, तो ये डायरिया किस वजह से हो रहा है? कॉलेरा हुआ होगा या कोई और फूड बॉर्न पैथोजन होगा, इकोलाई से हुआ है या कुछ और से। आप मतलब सोचते रह जाओगे, ठीक है, टेस्ट ही करते रह जाओगे और ये इतना सीवियर होता है ना, टाइम नहीं देते बायो वेपन्स आपको सोचते रहने का, मतलब आप सोचते रह जाओगे, टेस्ट पे टेस्ट करे जाओगे, तब तक पेशेंट की हालत बहुत गड़बड़ हो जाती है। सो दीज आर द important features of any bioweapon. Now results. What are the results of the bioweapons? क्या आउटकम होते हैं? एनवायरमेंट कैटास्ट्रॉफ, लाइक एनवायरमेंट को भी इससे क्षति पहुंचती है। ऑफ कोर्स आप किसी को इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एनवायरमेंट में भी वो एक तरह से, आप मान लीजिए आप पॉइजन ही यूज कर रहे हैं, टॉक्सिन यूज कर रहे हैं, तो वो एनवायरमेंट की भी तो क्षति है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस ऑफ कोर्स होता ही है, वो हमने भी देखा कोविड-19 के केस में। एंड वाइड स्प्रेड इलनेस, ऑफ कोर्स इट इज द अगेन वी हैव ऑलरेडी सॉ इट इन कोविड-19 केस। So these are the result. Now mode of delivery, first of all कि क्या क्या इसमें आते हैं। It can be a bacteria, it can be a virus, fungus, we can see protozoa, some toxin that is obtained from the these microorganism, या हम प्लांट से भी, अगर जैसे कि रसिन एक एग्जाम्पल है जो कैस्टर बीन से मिलता है, ठीक है, या फिर कुछ इंसेक्ट्स को डिलिबरेटली आप इस तरह से मॉडिफाई कर दें कि वो सामने वाले को काटे और पॉइजन रिलीज, मतलब वो उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाए। खैर बायो वेपन का ना हाँ एटसेट्रा लिखने का मतलब ये है क्योंकि इनका ना दायरा एक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, बहुत सारे और भी चीजों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर हम उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बायो वेपन जिनका कि अब तक यूज हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी में एरोसोलाइजेशन, जैसे कि कोविड-19 के केस में कोरोना वायरस क्या था, एरोसोल्स के फॉर्म में ही तो इधर से उधर स्प्रेड कर रहा था। वाटर सप्लाई के थ्रू। फूड चेन अगेन वही पेंगोलिन में स्टार्टिंग में बोला जा रहा था कि कोरोना कैसे फैला। बहुत सारे हाइपोथेसिस आए थे कि भैया कच्चा मांस खा लिया, क्योंकि प्लांट्स एनिमल्स में ऑलरेडी रहता है, तो कच्चा मांस खाने की वजह से चाइनीज में फैल गया और वहां से फिर इस तरह से फैल गया। पेंगोलिन को बेचारे को ब्लेम किया जा रहा था, ठीक है। तो ये फूड चेन में इस तरह से और भी तमाम तरीके हैं, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। नाउ सीडीसी कैटेगराइजेशन की बात करें तो इनको कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं? क्या सारे ही सारे बायो वेपन बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, ड्रेडफुल है? तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे नहीं है। इस वजह से इनकी 3 कैटेगरी बनाई है सीडीसी ने। सीडीसी इज द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसके के साथ मतलब जिसको कि इंडिया भी फॉलो करता है, ठीक है। तो कैटेगरी ए, बी एंड सी में डिवाइड किए गए हैं। कैटेगरी ए में वो बायो वेपन्स रखे जाते हैं जो कि बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, एक बहुत मैसिव पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, किल करते हैं, और तो और इनको दे आर रेजिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट एंड इनके डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं। So they include anthrax, that is caused by Bacillus anthracis and bacteria, botulism, plague, smallpox. Smallpox एक वायरल डिसीज है। वायरल हेमरेजिक फीवर, एग्जाम्पल इबोला हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था, ठीक है। उतना ज्यादा खैर इसने बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचाई, एक रीजन तक ही समेट के रह गए, बट हाँ इबोला वायरस भी एक परेशान करने वाला बायो वेपन है। कैटेगरी बी में आते हैं रिसन टॉक्सिन है जो कि प्लांट से मिलता है, कैस्टर बीन से। ब्रूसेलोसिस, ग्लैंडर्स, मेलियोडोसिस, ये बैक्टीरियल डिसीज है। तो इस तरह से यहाँ भी खैर लंबी चौड़ी लिस्ट है। कैटेगरी बी में इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि ना इनकी स्प्रेड रेट एज कम्पेयर टू कैटेगरी ए वाले बायो वेपन के थोड़े लो है। साथ ही मोर्टेलिटी से ज्यादा ना मोर्बिडिटी करते हैं, मतलब ये बीमार ज्यादा करते हैं बजाय कि किल करने के। दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन द कैटेगरी बी। कैटेगरी सी में उन्हें रखा गया है विच आर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज कॉजिंग एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट जिनको कि अगर डेलिबरेटली आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि वो इस लेवल की तबाही मचा पाए।
इसमें रखा गया है निपा वायरस, हंटा वायरस, साथ ही साथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी इसी में आता है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें, मतलब कि कब से बायो वेपन्स का यूज हो रहा था, तो इट्स नॉट न्यू फॉर अस, ये बहुत पहले से हो रहा था। अगर हम बात करें, शुरू से शुरू करें, 1500-1200 BCL, मतलब बहुत पहले, टुलैरेमिया डिसीज जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, इसका बैक्टीरिया का मदद से इस डिसीज को स्प्रेड कराया गया था। ठीक है, 12th सेंचुरी में रोमन्स ने द पॉइजन वेल, मतलब पानी की वही, पहले तो पीपल वर डिपेंडेंट ऑन वेल्स, इस तरह के चीजों पे डिपेंडेंट करते थे, तो उन्होंने रोमन्स पॉइजन द वेल्स विद द डेड बॉडीज। 14th सेंचुरी में मंगोल, जो चंगेज खान का नाम सुना हो, तो वहां की बात हो रही है, उसके प्रांत की बात हो रही है। तो मंगोल ने क्या किया था कि भाई दे एक्चुअली प्लेग इन्फेक्टेड जो डेड बॉडीज थी ना, उन्होंने ब्लैक सी में रिलीज कर दिया था। ब्लैक सी उनकी एक्चुअली कफा, जो कि उस टाइम में कफा अगेंस्ट उनका वार चल रहा था, एंड आज की डेट में यूक्रेन के पास का जो ब्लैक सी वाला एरिया है, वहां पे उन्होंने प्लेग इन्फेक्टेड डेड बॉडीज को डेलिबरेटली रिलीज छोड़ दिया था, सो दैट वहां का पानी कंटैमिनेट हो जाए। नाउ 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स के, क्योंकि स्मॉल पॉक्स क्या है, स्किन में वाला डिसीज है, ठीक है, वायरल डिसीज है जो कि स्किन में पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का यूज ब्लैंकेट डिलिबरेटली अमेरिकन में मतलब कि स्प्रेड, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, सो दैट वो इन्फेक्शन उन्हें भी हो जाए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी ने यूज किया था एंथ्रेक्स ग्लैंडर को कॉलेरा स्प्रेड के लिए, एंड ऑल्सो प्लेग स्प्रेड के लिए भी इन सब बायो वेपन्स का यूज किया था, सो दैट ये सारे इन्फेक्शन हो पाए एनिमीज में, उनके एनिमीज में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी बट हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में प्रिजनर्स के पे डायरेक्ट, मतलब कि यूज किया था एज बाय कंसिडरिंग दैम एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे। ऑल्दो लिटरेचर ये भी कहता है कि जापान ने बहुत चाइनीज एंड जो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है जापान पे की वजह से ही हुआ था, तो उसने यूज किया था, ये लिटरेचर कहता है, जो जितना लिटरेचर में मुझे मिला वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो देखिए बहुत पहले से चला आ रहा है बायो वेपन का यूज, ठीक है। मालूम है कि हाँ ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, बहुत नुकसान है, और इसका कंट्रोल इतना इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी डिटेक्ट कर दिया और उसको बंद कर दिया और अब मना करने से वो आगे स्प्रेड नहीं होगा। इस वजह से, इसके इतने हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट की वजह से सारे देश सामने आए और उन्होंने कोशिश की कि भैया ठीक है, आपस में विचार नहीं मिलते, युद्ध होने की संभावनाएं होती हैं, इट्स फाइन, बट इस तरह की चीजें ना यूज हो आगे, जो कि हम खुद यूज करने वाले के लिए भी नुकसानदायक हो, है ना। तो कुछ ट्रिटी साइन करते हैं, कुछ कन्वेंशन के बेसिस पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंटरनेशनल कन्वेंशन एक सामने के तहत देश सामने आए और उन्होंने साइन किया कि ठीक है, अब हम बायो वेपन बैन करेंगे, और साथ ही साथ केमिकल, बायो वेपन की तरह ना केमिकल वेपन्स भी होते हैं, उसकी डिटेल में यहाँ हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए कोई और लेक्चर हम बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बायो वेपन, यहाँ ये दो नाम इसलिए लिखे क्योंकि इंडिया ने बायो वेपन पे भी कन्वेंशन पे भी साइन किया है और केमिकल वेपन कन्वेंशन पे भी साइन किया है। बायो वेपन बैन कन्वेंशन जो हुआ आया वो 1972 में, और केमिकल वेपन के लिए 1993 में, ठीक है। ईयर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। बायो वेपन बैन करने के लिए बायो वेपन कन्वेंशन BWC के तहत सब देशों ने साइन किया ट्रीटी पे, ठीक है। उसमें क्या क्या कंडीशन थी, देखिए, दे ऑल लाइक एग्रीड ऑन डिसआर्मामेंट फोरम, ठीक है, कि अब जो भी बायो वेपन है उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, अगर है भी तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। 1969 में सारे देशों ने इस बात पे सहमति दी। सारे देशों ने, बिकॉज इतना इजी नहीं होता ना, थोड़ा सा लंबा हो गया, एक साल का टाइम लग गया, 3 साल का, तो उसमें 1972 तक सारे देशों ने इस पे साइन किया। फाइनली इट कम्स इन फोर्स इन 1975 में। राइट नाउ 183 कंट्रीज हैं जो कि इस कन्वेंशन में
साइन किए हुए एंड दे आर कॉल्ड एज स्टेट पार्टीज। ये कन्वेंशन किन चीजों पे बैन करता है? ये बैन करता है फॉर द डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन, रिटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल द बायो वेपन्स, जो कि कैटेगरी ए बी सी में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायो टेररिज्म, बायो वेपन, बायो वारफेयर एजेंट। आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।